अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो देखते हैं, अब आपको देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है। भाषा एक हिंदी कहा, इसमें स्पष्ट ये बात लिखी भी रहती है। निर्देश 91 से 99, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिए, हिंदी में आप हल करने जाते हैं जब गद्यांश, तो इसमें आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा, पहले आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। उर्दू में इसका विपरीत करना, उर्दू में पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, चलिए कॉपी पेस्ट न करो मेरे भाई। अरे आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, वही बात को तो समझा रहे हैं। एक ही बात को क्या 50 बार बोलने से समझेंगे आप कोई 1 क्लास के बच्चे तो है नहीं जी। चलिए, डर तो लगेगा भाई, तैयारी जिसकी है डर लगता है, ये तो स्वाभाविक बात है, इंसानी फितरत है। चलिए पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट का मतलब धीमी हल्की हल्की आहट पा लेते थे, और उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रता होती हुई बानो बूंदों को के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। नीलकंठ से मुराद है यहां पर मोर। कहा जा रहा है कि बारिश जैसे जैसे होती, वो उतना धीरे उसकी जो आवाज है केक, वो और चिल्लाती और वो नाचते जाता। कौन? तो मोर। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव आनंद जोड़ उत्सव से बना, क्या फायदा है, कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो, हम पढ़ा रहे, आप सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो। इस आनंदोत्सव की रागनी से बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियां ने पहले के सामान कार को रोक लिया। एक बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियां की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बांधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अब यह आपने पैराग्राफ पढ़ा, इस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में है शुतुरमुर्ग के लिए, नीलकंठ के लिए, मोर के लिए और पपीहा के लिए। तो दोस्तों, नीलकंठ ये मोर को कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हम ये देख रहे हैं आज के दौर में, लोग किसी चीज का जो काम की चीज है उसको छोड़ के दूसरे चीज में पागल है। अरे भाई, आपका एग्जाम देने जाना है, आपका एडमिट कार्ड आ जाए, रात में 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, 3 बजे आए, कल सुबह आ जाए, कल शाम में आ जाए, इससे आपको कौन सा नुकसान हो रहा है? आप तैयारी करो ना भाई, 7 तारीख से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। खा मखा का इसी हद है मेरे भाई। चलिए,
गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों किसके लिए हुआ है? मोर के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हवा में उसकी सजल आहट का भाव है। मतलब यह कहा जा रहा है कि हवा में उसकी सजल आहट से क्या मुराद है? ऑप्शन ए में हवा में पानी का बूंदों का होना, हवा में नमी का एहसास, हवा में धूल का एहसास, खूब जोरदार बारिश का होना। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हवा में उसकी सजल, जी अभी हम लोग पढ़े हैं, इसी को हम यहां पे दिखाते हैं आपको। देखिए, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तो दोस्तों सजल आहट का मतलब यह हुआ कि वो क्या होते थे, हवा में उसको क्या होता था जी, नमी का एहसास। जैसे कि बारिश होती है, उससे पहले एक हवा आती है, तो उसमें हल्की हल्की जो जी नमीपन होता है जी, तो उससे उसको एहसास होने लगता था कि बारिश होने वाली है। तो वही चीज यहां पे कही जा रही है कि हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर हुई। जैसे कि बारिश होने से पहले नहीं कहते कि चिल्लाने लगता था, कि उससे एहसास होने लगता था कि बारिश होने वाली है। तो यही आपको पूछा गया है यहां पर दोस्तों कि 92 में, कि हवा में उसकी सजल आहट का भाव है हवा में पानी का बूंद का होना, हवा में नमी का एहसास। तो सजल आहट का मतलब हुआ कि हवा में नमी का एहसास उसको हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे 93 में, नीलकंठ के केका की गूंज तीव्र क्यों होती थी? नीलकंठ जो आवाज निकलता उसी को कहा गया केका, तो उसकी तीव्र क्यों होती थी? बारिश के होने के अनुभव से, मेघों के उमड़ आने से, मेघ की गर्जना से, बिजली की चमक से। तो दोस्तों नीलकंठ का जो ये होता था तो क्यों होता था? तो यहां पर आप देखेंगे, अभी आपने पढ़ा है, बस मैं आपको निकाल के दे रहा हूं कि कैसे आपको हल करना एग्जाम हॉल में। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, यानी नमी का एहसास हो जाता था, और उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी, यानी उसको इस बात का एहसास होने लगता था। तो इसी चीज को दोस्तों यहां पे पूछा गया है आपसे, ये बताइए कि नीलकंठ के केकों की गूंज तीव्र क्यों होती थी? तो बारिश का उसको क्या होने लगता था? अनुभव होने लगता था। क्या होने लगता था? अनुभव होने लगता था। तो बारिश होने के अनुभव से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जना के ताल पर नृत्य कौन करता था? नृत्य का मतलब नाचना, कलाकारी करना, कौन करता था? तो राधा, बिजली और नीलकंठ और बारिश की बूंद। तो ये आया है, तो क्या हो जाएगा आपका? नीलकंठ, है ना। आसान सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला ये है 95 में, कहा जा रहा है कि पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता था? तो पंखों को झाड़ दिया जाता था, पंखों से पंखों का पानी पीना, और धूप में पंखों को फैलाना, हवा में पंखों को फैलाना। पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था? तो देखें पैराग्राफ में कहां पर है, गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था? तो देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता,
कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। तो पंखों का गीलापन कैसे दूर करते, तो यहां पे देखिएगा पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कैसे करते, तो कभी कभी चोंचों से पीकर। कैसे करते, चोंचों से पीकर। कैसे करते, तो चोंच से पीकर करते। तो दोस्तों यही चीज आपसे यहां पे पूछा गया है कि ये बताइए कि क्या दोस्तों आपसे 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताएं कि पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता, तो पंखों को झाड़ दिया जाता। जी नहीं, पंखों से पंखों का पानी पीना। ठीक है, धूप में पंखों को फैलाना, हवा में पंखों को फैलाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि पंखों से, ये चोंचों से होना चाहिए। ठीक है, चोंचों से पंखों का पानी पीना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए हम ये चाहते तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं भी लगभग 5 या 6 बार सीटेट में बैठा हूं। ठीक है, सीटेट एग्जाम हमने भी दिया है, कई बार दिया है, क्योंकि उससे होता है कि अपना भी अनुभव साझा होता है। इस बार मैं नहीं बैठ रहा हूं, इस बार मैंने भरा भी नहीं है फॉर्म में। तो इसको जो मेन हल करने का ट्रिक है वो इसी तरह है। आप कितनों भी कमजोर हो, इस मेथड से हल करेंगे तो आपको 2 फायदा होगा। एक तो यह होगा कि अगर आप बहुत कमजोर हैं तो सीटेट में किस विषय से आप पास कर सकते हैं। याद रखिए लैंग्वेज पेपर आपको सफलता दिलाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज में आपका उर्दू या हिंदी होगा या आपका उर्दू या इंग्लिश होगा। तो मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि अगर हमारा उर्दू मजबूत है तो सबसे पहले हम उर्दू को हल कर लेंगे, यानी 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। उसके बाद हिंदी हमारा मजबूत है तो 121 से लेकर 150 तक के हिंदी को हल कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारा सीडीपी बेहतर है तो उसके जस्ट बाद हम सीडीपी को हल कर लेंगे। यह आपके अनुभव पर आधार है। जो आपका मजबूत पेपर है, नहीं कहते कि जब इब्तिदा अच्छी होती है तो इंतहा भी अच्छी होती है। तो शुरुआत आप अच्छे से करेंगे तो आपका आखिर में भी माइंड फ्रेश रहता है, अब आपको टेंशन नहीं होता। वरना बाद में फिर क्या होता है कि इन सब पेपर में जल्दीबाजी के चक्कर में अच्छा खासा टाइम बर्बाद हो जाता है। चूंकि आपको टाइम जहां लगेगा वो लगेगा मैथ में, ठीक है, और टाइम आपको लगेगा ईवीएस में। तो मैथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ईवीएस में लगेगा, इससे पहले आप इन सब को हल कर लेंगे जी। इन सब में अपना अनुभव साझा कर रहा हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है। जी, सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? काले मेघों के नीचे उतरने के लिए, बारिश की बूंदें गिरने के लिए, हवा की बहती ध्वनियों के लिए, बिजली के कड़कड़ाने के लिए। सोपान का मतलब होता है जी जीना या सीढ़ी, है ना, या जरिया। तो सोपान पंक्ति का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा कि सोपान की पंक्ति का किसके लिए प्रयोग हुआ। यहां देखिए जी, मेघों के उमड़ आने से पहले ही हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। सोपान पंक्ति बनने लगती थी मतलब यह है कि जैसे लग रहा है कि बारिश क्या हो, गिरने लगती थी। सोपान का यहां मतलब क्या होगा? बारिश गिरने लगती थी। यही ना है कि तीव्र से तीव्रता होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। तो यही पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में कि यह बताइए कि सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है काले मेघों के नीचे उतरने के लिए या बारिश की बूंदें गिरने के लिए। तो आपका होगा बारिश की बूंदें गिरने के लिए, हवा की बहती ध्वनियों के लिए नहीं, बिजली के कड़कड़ाने के लिए नहीं, बल्कि बारिश की बूंदें गिरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आनंदोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? जी ऑप्शन ए में है आनंद का उत्सव, आनंदो जोड़ उत्सव और आनंद जोड़ तोत्सव और आनंद जोड़ उत्सव। देखिए मान लीजिए कि आपको संधि विच्छेद में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन हमने आपको यह बताया था कि मेरे भाई
आप पढ़े होंगे कि कभी भी अ का मेल किससे होता है, अ से होता है, कभी अ का मेल किससे होता है तो उ से होता है, कभी अ का मेल किससे होता है तो ई से होता है, ये आप पढ़े हैं। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि आनंद का उत्सव, का तो आता है, ये तो होगा ही नहीं, ये आपका कट जाएगा। आनंदो जोड़ उत्सव, दो 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 तो नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए ये भी आपका कट जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा है कि जब आ का मेल और ये अ का मेल अ से हो तो क्या होता है, अ आकार आ होता है। अ का मेल उ से होता है तो क्या होगा, आपका ओ होगा। और अ का मेल ई से होगा तो क्या होगा, ए होगा, है ना। तो यहां पर जो आपको आनंदोत्सव, यहां पर जो ये वाला मिल रहा है तो ये इसकी पहचान है। तो गोया के अगर हम ये कहते हैं आनंद जोड़ तसव, तसव का तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो आपका बचेगा आनंद जोड़ उत्सव, ये आपका परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल ये है कि अगर ये पूछ लिया जाता कि ये बताइए कि ये कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये संधि कौन सी है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इसको यहां पर थोड़ा सा संधि विच्छेद करिए और देखिए। आनंद तो दो में दोस्तों क्या है, अ छिपा हुआ है, और यहां पर क्या है आपका उ है, और अ का मेल किससे हुआ, उ से हुआ, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। ऊपर में आपका क्या बचा, तो ऊपर में आपका बचा है आनंद। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, दो किसके साथ है, हलंत के साथ है। आनंद जोड़ ओ जोड़ और यहां पर आपका बन गया तो सौ, है ना जी। अब आपने पढ़ा होगा कि जब ओ जो है इस तरह रहती है तो इसकी मात्रा ऐसे करके एक वाली, तो ये वाली मात्रा इसमें मिलेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या, आनंदो। क्या हो जाएगा, आनंदो। और इसको यहां पर मिला दीजिए तो हो जाएगा आपका आनंदोत्सव। तो सवाल ये उठा कि दोस्तों इसका आनंदोत्सव का संधि विच्छेद तो आनंद जोड़ उत्सव होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा जब कोई भी सेम जी स्वर वर्ण मिलता है तो सेम में दोस्तों आपका क्या होता है, तो दीर्घ स्वर संधि होता है। तो यहां पर तो सेम नहीं मिला है बल्कि दूसरा मिला है, तो इसीलिए ये आपका होगा गुण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, तो गुण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, तो गुण स्वर संधि, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन दोनों स्वर वर्णों का मेल है तो इसीलिए स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर में भी कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। इसलिए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि कितने हैं, 5 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। गूंज अनुगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है, प्रतिध्वनि, टंकार और आवाज और पुकार। गूंज अनुगूंज का मतलब क्या होता है, जब आप देखेंगे बंदर की आवाज, जब आप चिड़ियाघर वगैरह में गए होंगे, या कोयल की आवाज जब कोई पुकारता है तो वो आवाज जब चिल्ला निकलती है तो वो आवाज टकराती है ना। यानी कि आपने एक तरफ से आवाज निकली, दूसरे टकराहट जी, गुनगुनाहट जो होती है, तो उसी को कहते हैं। तो गूंज अनुगूंज की जगह आप क्या दे सकते हैं दोस्तों, प्रतिध्वनि इसका प्रयोग कर सकते हैं जी, प्रतिध्वनि, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सजल किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और विशेष्य है। एक बात याद रखिए, इसमें जो सजल शब्द आया है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, सबसे पहले ही आया था पैराग्राफ में जी, सबसे पहले ही है सजल। देखिएगा यहां पर तो आपको मिलेगा, यहां देखिए, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। सजल आहट यानी उसकी एक जी खूबसूरत उनको जो है पहचान मिल जाती थी। तो यहां पर आप देखेंगे तो सजल क्या है आपका, ये एक तरह की विशेषता को बता रहा है। तो दोस्तों जिस शब्द के जरिए हम किसी की विशेषता को बताते हैं उसी को कहते हैं क्या, तो दोस्तों उसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते। तो इसलिए सजल क्या होगा आपका, विशेषण होगा। और विशेषण को ही उर्दू में क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। और अच्छा, जिसकी विशेषता को बताई जाती है वो आपका होता है विशेष्य। जैसे देखिए, अगर हमने आपको ये कहा
काली टोपी। क्या कहा? काली टोपी। क्या कहा? काली टोपी। तो काली टोपी में काली जो है आपका ये क्या होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अच्छा, टोपी की विशेषता को बयान कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर सजल जो है ये क्या आपका? विशेषण। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अब अभी आपने जो पढ़ा 91 से लेकर 99 तक, कुल आपके 9 प्रश्न थे एक पैराग्राफ से। अब आगे दिया गया है कि 101 से लेकर 105 तक टोटल 6 प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, पद्यांश यानी कि पद के अंश यानी कि कविता का अंश पूछा जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। थोड़ा सा शांति मिजाज से आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपसे हल हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आदमी घबरा जाता है एग्जाम हॉल में, दोस्ती यारी के चक्कर में अपने टाइम को खराब कर लेता है, इतना ना बात करता है कि उसका दिमाग सारा बाहर चला जाता है। इसलिए उन सब से शांत होकर अगर आप हल करेंगे तो हल हो जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है? ये आपका एक कविता है। कहा जा रहा है, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियों बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जी जो अग्नित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांग नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये दोस्तों आप देखेंगे तो इस कविता में कवि ये कह रहा है कि आज हमारे उन वीर सपूत और नौजवानों के लिए जो कि शहीद हो गए, आज उसकी जय बोलने की बारी है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हुब्बुल वतनी क्या है? आपकी नज्म है। तो चलिए देखते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन इसमें 100 में पूछा जा रहा है कि कवि किनका गुणगान कर रहा है? वीर सैनिकों का, वीर गति को प्राप्त सैनिकों का, स्वतंत्रता सेनानियों का और पैनी लेखनी का। तो आप देखेंगे, आप इसमें कैसे पता चलेगा? तो यहां पर देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या कहा जा रहा है। देखिए, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी। अस्थि मतलब जी जब शहीद हो जाते हैं सैनिक तो उसके जो जिस्म है वो जला, अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी यानी जिसने अपना जोश और वलवला के साथ लड़ाई किया, जी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, यानी जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उसने अपनी जान को जान नहीं समझा, जो अग्नित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांग नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अब आपको मिल जाएगा कि कवि किनका गुणगान कर रहा है? वीर सैनिकों का। तो वीर सैनिक तो सब है, यानी वो तो नहीं, इसमें कह रहा है कि जो चले गए, जी जो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त सैनिकों का, जिन्होंने वीर गति प्राप्त यानी जिन्होंने शहादत पाली, उनके लिए बात हो रही है। तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंगारी छिटकाने से क्या तात्पर्य है? अंगार बिखरने से, आग की लपट से, युद्ध की भावना से, नई चेतना से। जे तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे चिंगारी छिटकाने का क्या अर्थ है। कहा जा रहा है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी यानी जिसने क्या क्या एक क्या कहते हैं आत्मबल दिया, सम्मान दिया, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसी तरह दोस्तों ये आपको पूछा गया है कि चिंगारी छिटकाने से क्या तात्पर्य है? अंगारा बिखरने से जी नहीं, आग की लपट से ये भी नहीं होगा, युद्ध की भावना से या नई चेतना से। तो नई चेतना होगा, नई उम्मीद, जिज्ञासा जिसे कहते हैं। तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है, लघु दीप का संबोधन किसके लिए किया गया है? लघु दीप
लघुदीप सेना के जवानों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, बलिदान वीरों के लिए, राष्ट्रवादी क्रांतिकारों के लिए। तो दोस्तों लघुदीप जी, लघुदीप जी हमारे एक सितारे जी कह सकते हैं आप। तो ये किसके लिए कहा गया कि वो बलिदान जिन्होंने वीर सपूत यानी वो सैनिक जो कि दोस्तों वीरता को प्राप्त कर लिए, यानी कि बलिदानी वीरों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उसके लिए। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा। 103 में कहा गया है जल जल कर बुझ गए का भाव क्या है? वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु हो जाना, तड़प कर मर जाना, जल कर मर जाना। जी, जो दोस्तों देश के सम्मान में जो मरते हैं उनको मरना नहीं कहा जाता, उन्हें शहादत कही जाती है, शहीद हो गया है। तो इसीलिए मृत्यु हो जाना ये नहीं कह सकते हैं, तड़प कर मर जाना ये सब गलत ये हो जाएगा। ये होगा दोस्तों वीर गति को प्राप्त होना। जल जल कर बुझ गए, जल जल कर बुझ गए। तो दोस्तों ये क्या होगा? वीर गति को प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा को क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं और इसे ही कहते हैं इसम। तो पुण्य, लघु और छिटकाई और चिंगारी। देखिए अगर बात करते हैं पुण्य तो ये दोस्तों क्या होगा? आपका विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा, यानी कि ये आपका सिफत है। लघु भी क्या है? विशेषण है। छिटकाई भी क्या है? जी विशेषण है। लेकिन चिंगारी जो है ये आपका क्या होगा? संज्ञा होगा, यानी कि ये नाउन है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से विशेषण विशेष्य है। विशेषण का मतलब होता है सिफत और विशेष्य का मतलब होता है मौसूफ। ठीक है, तो जय बोल या एक किनारे जी, अग्नित और लघु दीप। तो दोस्तों जलता हुआ दीप जी, तो ये जो है ना लघु विशेषण है और दीप जो है ये आपका विशेष्य है। तो इसीलिए विशेषण और विशेष्य कहां होगा? तो लघु दीप में। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। प्लीज आप में से जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया होगा, जो भी होगा पेपर, उसमें 91 से लेकर 105 तक के सवालात जो होते हैं पैराग्राफ से होते हैं और 106 से लेकर 120 तक के सवालात पेडागोजी के होते हैं। अब आगे चूंकि आज हमको सिर्फ पैराग्राफ हल कराना है, तो अब अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया होगा, हिंदी या लैंग्वेज 2 जो भी होता है, वो भाग दोस्तों क्या कहते हैं? भाषा 2 हिंदी स्पष्ट लिखा रहता है, ये भाग 5 होता है। ये 4 लिखा हुआ लेकिन भाग 5 होता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 121 से लेकर 128 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जे अब इसमें जो है ना दोनों पैराग्राफ ही होगा। तो पहले हमें क्या करना है? पैराग्राफ को बिल्कुल शांति मिजाजी से पढ़ लेना है, इत्मीनान से पढ़ लेना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन हल करना है। तो पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? देखिए, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है। चित्रकला, जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। यानी क्या कर रहे हैं कि जब अक्षर और लेखन नहीं था तब भी मनुष्य ने क्या किया था? चित्र बनाया था। अनपढ़, अस्पष्ट किंतु भावों से भरपूर बिहार की मधुबनी कला हो। यानी बिहार में कला के लिए कौन सा जाना जाता है जिला? तो मधुबनी पेंटिंग है ना। तो दोस्तों भावों से भरपूर बिहार की मधुबनी कला हो, या आंध्र की कलमकारी कला। आंध्र की कौन सी कला? तो कलमकारी कला। राजस्थान की फट चित्रकारी हो या उड़ीसा के पट चित्रकारी, तमाम तरह की चित्रांकन शैलियों का उद्गम स्थल भावनाओं का आंतरिक उद्वेग ही है। वारली ऐसी ही एक आदिवासी लोक अंकन शैली है। कौन सा क्या कहा जा रहा है कि वारली ऐसी ही एक आदिवासी लोक अंकन शैली है जिसका जन्म सदियों पहले हुआ। वारली चित्रकारी में न्यूनतम उत्पादन तथा सरल, सीधी, तिकोन, गोल रेखाओं का ऐसा आत्मीय वो अद्भुत सौंदर्य रचा जाता है कि वो देखने वाले के
विमुग्ध कर देता है। वारली कला की सादगी ही उसकी ताकत है। इस कला को वारली आदिवासी जाति ने शुरू किया था। इसका नाम वारली चित्रकारी पड़ गया। चित्रकारी वारली लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, जीवन की ऊब से उबरने का जरिया है, साथ ही उनके समाज का जरूरी रिवाज भी। वारली आदिवासी जाति महाराष्ट्र के दहानू गांव जिला ठाणे के निवासी हैं, जो मुंबई के उत्तर में है। यह आपका एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के आधार पर आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, अब उसको देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा गया 121 में कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले डॉट डॉट का जन्म हुआ। भाषा का, अक्षर का, चित्रकला का और हस्तकला का। तो क्या कह रहा है, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले किसका जन्म हुआ। अभी आपने यहां पे पढ़ा है कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है चित्रकला। और जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। तो क्या हुआ था सबसे पहले, तो दोस्तों चित्र का, किसका हुआ था, चित्रकला का। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले डॉट डॉट का जन्म हुआ। तो किसका जन्म हुआ, चित्रकला का। किसका हुआ, चित्रकला का। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला राइट हो जाएगा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में मुख्य रूप से चित्रकारी का वर्णन किया गया है। कौन सी चित्रकारी का वर्णन किया गया है, मधुबनी का, फड़ का, कलमकारी का और वारली का। तो दोस्तों इस गद्यांश में आपने देखा होगा कि मधुबनी वगैरह का तो जिक्र है, लेकिन असल में इसमें जो है ना वारली, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में है ना, वहां का जिक्र है इसके अंदर। अब कहिएगा तो फिर पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग मधुबनी लगा रहे हैं, इसमें मधुबनी को जो है ना एक संदर्भ में प्रयोग किया गया। मधुबनी है लेकिन उड़ीसा वगैरह, लेकिन असल में वारली का दोस्तों इसमें जिक्र है। वारली के बारे में ही डिटेल में फिर मैं दिखा देता हूं पैराग्राफ में। अब जो है आप देखते हैं ना, यहां पे देखिए क्या हुआ। गोल रेखाओं का ऐसा आत्मीय वो अद्भुत सौंदर्य रचा जाता है कि वो देखने वालों को विमुग्ध कर देता है। वारली कला की सादगी ही उसकी ताकत है। इस कला को वारली आदिवासी जाति ने शुरू किया था। इसका नाम वारली चित्रकारी पड़ गया। चित्रकारी वारली, देखें बार बार वारली का ही जिक्र आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा कि दोस्तों इसमें आपसे यह पूछा गया है कि यह बताइए कि उपयुक्त गद्यांश में मुख्य रूप से किस चित्रकारी का वर्णन है, तो वारली का है। ठीक है, जिसके बारे में बार बार जिक्र होगा उसी का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि वारली कला की ताकत है उसकी क्या, रंग संयोजन, विशेषता, सादगी और आकृति। क्या पूछा गया है कि वारली कला की जो है ताकत उसकी क्या है। तो चलिए देखते हैं ताकत लफ्ज कहां पर आया है वारली में। इसमें जो अभी आप पढ़े हैं तो ताकत लफ्ज कहां पर आया, देखिए मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से ही उपजा है चित्रकला। जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। अनपढ़ और अस्पष्ट किंतु भाव से भरपूर बिहार की मधुबनी कला हो या आंध्र की कलमकारी कला, राजस्थान की फड़ चित्रकारी हो या उड़ीसा की पट चित्रकारी, तमाम तरह के शैलियों का उद्गम स्थल भावनाओं का आंतरिक उद्वेग ही है। वारली ऐसी ही एक आदिवासी लोक अंक शैली है जिसका जन्म सदियों पहले हुआ है। वारली चित्रकारी में न्यूनतम उत्पादन तथा सरल, सीधी, त्रिकोण, गोल रेखाओं का ऐसा आत्मीय वो अद्भुत सौंदर्य रचा जाता है कि वो देखने वालों को विमुग्ध कर देता है। वारली कला की सादगी ही उसकी ताकत है। क्या लिखा हुआ है, ताकत लफ्ज आया यहां पर, तो पूछा गया है कि वारली कला की सादगी, सादगी ही उसकी ताकत है। क्या है, ताकत क्या है, तो सादगी। क्या शब्द आया है, सादगी। थोड़ा सा आपने धैर्य रखा, पकड़ लिए, तो सादगी शब्द आया है। तो यही चीज आपको यहां पे देखना है कि आपसे पूछा यही गया है कि ये बताइए जी कहां, हाँ इसमें 123 नंबर में, कि हमें यह बताना है कि वारली कला की ताकत है उसकी क्या है भाई, तो सादगी उसकी ताकत है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब 124 नंबर में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य अपने भाव डॉट डॉट के माध्यम से व्यक्त करता था, चित्र के माध्यम से, वर्ग के माध्यम से, संकेत के माध्यम से और लेखन के माध्यम से। तो दोस्तों अब इसको चूंकि आप पढ़े हैं, पैराग्राफ में हम आपको दिखा देते हैं कि कहां पर है ये, कि जब क्या थे जी, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया, जब अक्षर नहीं थे, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है चित्रकला। जब अक्षर नहीं थे, जब अक्षर नहीं थे, यही शब्द है, भाषा नहीं थी तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। तो क्या थे भाई, जब अक्षर नहीं थे तो तब भी चित्र थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा गया है, कितना है 124 नंबर में, कि पूछा गया है कि जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य अपने भाव डॉट डॉट के माध्यम से व्यक्त करता था, किससे, तो चित्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर में कहा जा रहा है कि वारली लोग ऊब से बचने के लिए क्या करते हैं। ऊब का मतलब जानते हैं, जब उकता जाता है आदमी, परेशान हो जाता है, मन में जी एक तरह की छटपटाहट होती है, तो आदमी कुछ नया करता है ना कि मन फ्रेश हो जाए। तो वारली लोग ऊब से बचने के लिए क्या करते हैं, नृत्य गायन करते हैं, बारिश का इंतजार करना, सामूहिक गान और चित्रकारी। तो वारली लोग की बात हो रही है बात, तो देखते हैं ऊबने स्केल से क्या करते हैं वो लोग, आपको मिल जाएगा, पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। देखिएगा, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है चित्रकला। जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। अनपढ़ और अस्पष्ट किंतु भाव से भरपूर बिहार की मधुबनी कला हो या आंध्र की कला कलमकारी कला, राजस्थान की फड़ चित्रकारी हो या उड़ीसा के पट चित्रकारी, तमाम तरह के चित्रांकन शैलियों का उद्गम स्थल भावनाओं का आंतरिक उद्वेग ही है। वारली ऐसी ही एक आदिवासी लोक अंकन शैली है जिसका जन्म सदियों पहले हुआ। वारली चित्रकारी में न्यूनतम उत्पादन तथा सरल सीधी त्रिकोण गोल रेखाओं का ऐसा आत्मीय वो अद्भुत सौंदर्य रचा जाता है कि वो देखने वाले को विमुग्ध कर देता है। वारली कला की सादगी ही उसकी ताकत है। इस कला को वारली आदिवासी जाति ने शुरू किया था, इसका नाम वारली चित्रकारी पड़ गया। चित्रकारी वारली लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, जीवन की ऊब से उबरने का जरिया है। ध्यान है यहां कि भाई चित्रकारी जो है ना, कौन सी चित्रकारी, वारली जो है वो सिर्फ अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि जीवन की ऊब से उबरने का जरिया। यानी जब आदमी ऊब जाता है तो फिर उससे ही वो क्या करता, उबरता है, अपने आप को बाहर करता है। यही चीज तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 125 में, कि पूछा गया था कि वारली लोग ऊब से बचने के लिए क्या करते हैं, तो चित्रकारी करते हैं, है ना, चित्रकारी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें संज्ञा शब्द है, संज्ञा मतलब नाउन, पहला है खुशी, उसके बाद है उदासी और सरल और सुंदरता। क्या बताना है, तो आपको दोस्तों संज्ञा बताना है। देखिए अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखिएगा खुशी में आपको दीर्घ ई लगा हुआ है, तो ये आपका जो है ना यहां पर विशेषण है, ये नहीं होगा। उदासी में भी लगा हुआ, इसलिए ये भी नहीं होगा। सुंदरता भी नहीं होगा। यहां पर जो है ना सरल आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है कि चित्रांकन का सही संधि विच्छेद है। चित्रा जोड़ अंकन, चित्र जोड़ कन और चित्र जोड़ अंकन और चित्रांक जोड़ न। जी चित्रांकन का सही संधि विच्छेद क्या है जी। अगर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात यह समझिए, आपको मैंने संधि विच्छेद भी पढ़ाए हैं, कहीं भी आपने ऐसा देखा है कि आपका संधि विच्छेद में यह वाला बिंदी न हो और बाद में जब आप उसको मिलाते हैं तो यह बिंदी हो जाए, तो कहिएगा जी नहीं, ये पहले से रहता है, बाद में मिलाने पर भी ये रहता है। तो इसलिए चित्र जोड़ कन ये तो हो ही नहीं सकता है। चित्रांकन त्रा आकार आ की मात्रा है,
इसलिए चित्रा जोड़ अंकन ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए कि इसमें जी त्र और उसके बाद ये होगा तो ये वाला भी कट जाएगा। अच्छा, चित्रांक जोड़ 9 ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि 9 का सवाल ही नहीं उठता, ये भी कट जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने से बन जाता है, ठीक है। अब आपका बच गया क्या, तो जब 3 को आप कट ही कर दिए तो बचा चित्र जोड़ अंकन। इसमें क्या हुआ, तो आप देखिए यहां पर आपका अ छुपा हुआ है त्र में, और यहां पर भी आपका अ छिपा हुआ है। दोनों को जब मिलाइएगा तो दीर्घ स्वर संधि अ आकार आ होगा, और अ आकार आ की मात्रा इस तरह होती है, ये मात्रा इसमें मिलेगा, ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपका मिलेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा चित्रांकन। ये कौन सी संधि है, तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा जी। क्या करें, 126 को फिर से देखें। अरे ठीक है, अब मेरे भाई ये बात आप समझ लीजिए, उर्दू का जो आपका सिफत होता है और हिंदी का जो विशेषण है उसमें आप ये चीज समझ लें। इस सभी में आपको ये लग रहा होगा कि खुशी में जो ई है ये प्रत्यय है, ठीक है, उदासी में भी और सुंदरता में और आकार आ यहां पर है, तो ये तीनों किसी हालत में संज्ञा नहीं हो सकता, सिर्फ सरल। हाँ ऐसे देखिएगा तो सरल कोई ना कोई चीज होगी, ये बात आपकी कहनी सही है, लेकिन यहां पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है आपका सरल ही संज्ञा है, इसके अलावा कोई और नहीं है। ये जो ई लगा हुआ है ये सब में, ये सब विशेषण की सूरत में है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं जी। अगला है वारली चित्रकारी का नामकरण हुआ, यानी कहां से इसका नाम पड़ा। तो चूंकि ये पढ़े हैं तो अब इसको हम वहां स्थान विशेष के नाम पर, आदिवासी जाति के आधार पर, आकृतियों के आधार पर, लोक परंपरा के आधार पर। तो अभी आपने पढ़ा है कि वारली का जो नाम पड़ा है वो कहां से पड़ा है। तो देखिए पैराग्राफ में आपको दिखा देते हैं कि कहां से पड़ा है। आपने देखा होगा यहां पे देखिए कि जी चित्रकारी वारली लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, जीवन की ऊब से उबरने का जरिया है, साथ ही उनके समाज का जरूर रिवाज भी है। वारली आदिवासी जाति महाराष्ट्र के दहानू गांव जिला ठाणे के निवासी हैं, जो मुंबई के उत्तर में, यानी यहीं के इस पर इसका क्या पड़ गया, वारली जी चित्रकारी पड़ गया। तो दोस्तों इसी आधार पर आपको यह पूछा गया है, क्या पूछा गया था, 100 कितना नंबर था, 28 नंबर, कि वारली चित्रकारी का नामकरण हुआ कहां से। तो अगर ये कहते हैं कि स्थान विशेष के नाम पर या आदिवासी जाति के आधार पर, तो दोस्तों आपका होगा आदिवासी जाति के आधार पर, इसलिए कि वारली आदिवासी वहां पर पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तो ये जो आपने अभी हल किया 121 से लेकर 128 तक, टोटल कितने प्रश्न थे आपके, 8। ये आपका एक पैराग्राफ था। क्योंकि ये लैंग्वेज 2 हम लोग हल कर रहे हैं तो इसमें एक पैराग्राफ और होगा। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 129 से 135 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखते हैं अब ये फिर आपको एक पैराग्राफ ही है, इसलिए कि लैंग्वेज 2 अगर आपका उर्दू होगा, हिंदी होगा, जो भी होगा, उसमें आपको नज्म नहीं पूछा जाएगा, पैराग्राफ ही पूछा जाएगा। उर्दू भी रहेगा तो दोनों नस्र ही रहेगा, हिंदी रहेगा तो दोनों पैराग्राफ ही रहेगा लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 1 में पैराग्राफ और नज्म दोनों रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। कहा जा रहा है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है। मतलब हंसी जो है ना, जो अंदर में खुश होते हैं तो वो बाहर में जाहिर होता है। एक बार हंस लेना शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा, एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। दुनिया जितना टेंशन लीजिएगा उतना जल्दी आप इस दुनिया से चले जाइएगा। ये दुनिया ऐसे ही है, हंसते खेलते खाइए पीजिए चले जाइए। आपसे पहले वाले भी आए थे, वो भी इतना ही मेहनत किए थे, वो भी सोचे थे कि हम चांद तक पहुंचेंगे, वो भी चले गए और आपको भी जाना है। जैसे हम अपने से पहले वाले को याद नहीं कर रहे हैं, हमको भी चले जाएंगे तो हमारे बाद वाले लोग याद करेंगे नहीं।
हाँ, एक दिन दो दिन मातम कर लेंगे कि बहुत रोए धोएंगे, लेकिन फिर वो भूल जाएंगे, वो अपनी दुनिया में लग जाएंगे। जी, यही हकीकत है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। एक विद्वान लेखक का कहना है कि उत्तम सुअवसर हंसी ही उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे सुख और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य यानी कि एक बेहतरीन डॉक्टर अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। वह दवा सेवन के साथ साथ प्रसन्न चित्त रहने का परामर्श भी देता है, क्योंकि वो जानता है कि हंसी खुशी से वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। सच तो यह है कि सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला, ठहाके लगाने वाला स्वस्थ रहता है। ये बहुत ही एक पैराग्राफ है, बेहतरीन है आपके जीवन के लिए भी। और अरे भाई, पढ़ाई का टेंशन तो लो, पढ़ो लेकिन हंसकर पढ़ो, टेंशन लेकर मत पढ़ो। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है। पता चला पूरी रात टेंशन में आप पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो जो मेन मकसद है वो आपका ये ना हो जाए। चलिए, 129 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया कि भीतरी आनंद को डॉट डॉट अभिव्यक्त करती है। हंसी करती है, शोक करती है, दुख करती है, प्रसन्नता करती है। 129 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हंसी क्या करती है? अभिव्यक्त करती है भीतरी आनंद यानी कि आपके अंदर की खुशी को। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहा जा रहा है कि कैसे लोगों की आयु अधिक होती है? हंसने वाले लोगों की, दुख मनाने वाले लोगों की, हथियार उठाने वाले लोगों की, नाचने वाले लोगों की। तो ये तो अब ये आपने पढ़ाई है, अब आसान हो गया होगा आपको, चूंकि मैंने समझा दिया है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है। एक बार हंस लेना शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा, एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितना ही कला। तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर पता चल जाएगा कि कैसे लोगों की आयु अधिक होती है। तो हंसने वाले लोगों की। कैसे की होती है? हंसने वाले लोगों की। आप में से अगर कोई भी साथी सरकारी ट्रेनिंग लिए होंगे, तो सरकारी ट्रेनिंग में जब आदमी जाता है कोई भी, तो दोस्तों वहां पर पता है सारे योगा वोगा कराने के बाद, उछलना कूदना फानना, रस्सी फेंकना, फुटबॉल खेलना, सब जो करा लेने के बाद जो है ना, लगभग 4-5 मिनट जो है ना हंसाया जाता है। हाँ, मुंह खोल के हंसने के लिए कहा जाता है। जी, ये चीज आज यहां भी मिल रही है। जी चलिए, नहीं लिए हैं तो जब आप आएंगे सरकारी व्यवस्था में तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है क्योंकि वो प्राणों की रक्षा करता है, वो सुख और दुख की दीवारों को तोड़ सकता है, वो मन को प्रसन्न रखता है, वो जीवन की रेल का इंजन है। 131 नंबर में दोस्तों जे क्या कहा गया आपसे? कि आपसे यह कहा गया कि आनंद को प्रबल इंजन कहा गया। आनंद मतलब खुशी को प्रबल इंजन, मजबूत इंजन कहा गया है। तो देखें यहां पर आपको मिलेगा पैराग्राफ में जी क्यों कहा गया है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है। एक बार हंस लेना शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा, एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। एक विद्वान लेखक का कहना है कि उत्तम सुअवसर हंसी उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है, वो आ रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे सुख और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं, है ना। यानी खुशी और गम के जो दीवार है उसको अगर आपको हटाना है तो वो एक ही चीज है, वो क्या है? आनंद। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां पे पूछा गया है कि ये बताइए जी 131 नंबर में आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है, वो प्राणों की रक्षा करता है। जी नहीं, वो सुख और दुख के दीवारों को तोड़ सकता है। ढाना,
तोड़ना के लिए होता है, नहीं कहते अरे हमने इसको ढा दिया यानी तोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर में कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि हंसी के संदर्भ में किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। उचित अवसर, उचित अनुतान, उचित आनंद और उचित कुशलता। क्या कहा गया है 132 नंबर में आपसे यह कहा गया है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि हंसी के संदर्भ में किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान शब्द कहां पर आया है तो आपको मिल जाएगा, देखिएगा यहां पर। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है। एक बार हंस लेना शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा, एक बार खिलखिला उठना। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। एक विद्वान लेखक का कहना है कि उत्तम सुअवसर हंसी उदास से क्या कहते हैं, मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे सुख और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त का प्रसन्न रखना है। सुयोग वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। वो दवा सेवन के साथ साथ प्रसन्न चित्त रहने का परामर्श भी देता है, क्योंकि वो जानता है कि हंसी खुशी से ही शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। सच तो यह है कि सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला, ठकाने वाला स्वस्थ रहता है। यहां पर जो है ना एक शब्द ये है, इसके बारे में ये है, यहां पे आपको मिल जाएगा कि एक विद्वान लेखक का कहना है कि उत्तम सुअवसर हंसी उदास से उदास मनुष्य के चिंतन पर प्रफुल्लित है। ये वाला जो शब्द है ना, इसी के आधार पर वो आपको मिलेगा जी। कहां है ये वाला है, हाँ जी, सुअवसर वाला। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हंसी के संदर्भ में किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। उचित अवसर, क्या है उचित अवसर, उचित अंदाज नहीं, उचित अवसर जी। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 133 नंबर में, अच्छा वैद्य रोगी को क्या देता है। दवा और लंबा बिल, दवा और इलाज का परामर्श, दवा और हंसने पर परामर्श, दवा और व्यायाम करने का परामर्श। तो असल में होगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ वो होगा दवा और हंसने का परामर्श, दवा और हंसने का परामर्श, ऑप्शन नंबर सी वाला। लेकिन अभी हालात कुछ और है, एक लंबा सा बिल दिया जाता है अभी और दवा दी जाती है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, साथ साथ में समास का नाम है। कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि मेरे भाई समास जो है प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। क्या प्रकार, क्या आपने मैसेज किया, हमने देखा नहीं। थैंक यू सो मच सर। 7 को मेरा एग्जाम है, दुआ कीजिएगा हम लोगों के लिए। कौन है ये, अहमद रजा, शुक्रिया, थैंक यू। हम तो सबके लिए दुआ कर रहे हैं भाई कि सारे लोग कामयाब हो जाएं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि समास जो है ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइए कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार, और ऐसे पूछे तो समास के कितने भेद हैं, तो 6 प्रकार। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर, किस आधार पर, प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार, कौन कौन सा, तो सबसे जो पहला है वो आपका है अव्यय भाव समास, ठीक है। और जो दूसरा आपका है वो आपका कहलाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और जो तीसरा है आपका वो कहलाता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ठीक है। और जो चौथा आपका है वो आपका कहलाता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और जो इसके ऐसे तो समास 6 प्रकार के होते हैं, और जो उसके बाद एक है आपका वो आपका हो जाएगा दोस्तों अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और एक आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास।
और एक आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यानी जिसमें उपसर्ग वगैरह हो, जैसे हम लोग लिख देते हैं प्रतिदिन। क्या लिखते हैं? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जैसे हमने लिखा प्रतिदिन, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? अव्यय भाव समास। तत्पुरुष समास वो समास जिसका जब आप समास विग्रह करते हैं तो जिसके अंदर का, की, के लिए, को, से ये सब आ जाए तो वो आपका तत्पुरुष। जैसे हमने लिखा पाठशाला, तो पाठशाला का मतलब हुआ पाठ के लिए शाला। जैसे हमने लिखा विद्यालय, तो विद्यालय का मतलब हुआ विद्या के लिए आलय। तो ये सब आपका तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास वो समास होता है कि जिसके बीच में योजक चिन्ह हो और जो दोनों प्रधान होता है इसमें। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग लिखते हैं माता पिता, बीच में आपका योजक चिन्ह है, ये वाला जो निशान है इसको योजक कहते हैं। जैसे आपका क्या है? दाल और रोटी, ठीक है, ये आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे हम लोग लिख दें दिन रात। एक चीज याद रखिएगा, द्वंद्व समास में योजक के पहले और योजक के बाद वाला दोनों एक दूसरे का अपोजिट यानी कि विलोम होता है। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं कि जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो, यानी इस समास से कोई और मुराद हो। जैसे हम लोग बोल दें दोस्तों क्या? लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब पेट, लंबा है जिसका पेट, लेकिन इससे मुराद होता है गणेश जी। कौन मुराद होते हैं? गणेश जी। जैसे हम लोग बोले दशानन, दशानन, दशानन का मतलब हुआ 10 है जिसके आनन, यानी 10 है जिसका सर। तो दोस्तों इससे मुराद होता है रावण। तो ये जो है ना, ये जितने भी देवी देवताओं के नाम है वो बहुव्रीहि समास में आता है। उसके बाद द्विगु समास वो समास है जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, यानी जिसमें संख्या हो। जैसे हम बोले चौराहा, चौराहा का मतलब हुआ कि 4 राहों का जहां पर समाहार हो, समाहार का मिलना, यानी जहां पर 4 रास्ता मिलता है उसको चौराहा कहते हैं। तो चौ आपका गिनती का है। इसी तरह दोस्तों हम लोग बोले दोपहर, यानी जहां पर 2 पहरों का समाहार हो, यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है पूरे दिन का, उसको दोपहर कहते हैं। इसी तरह आपका क्या होगा? त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं की जो जहां पर मिलाप हो उसको कहते हैं त्रिभुज। इसी तरह दोस्तों आपका क्या है? त्रिनेत्र, ये सब क्या हो जाएगा आपका? इसी तरह आपका षटकोण, ये सब आपका हो जाएगा द्विगु समास। और कर्मधारय समास वो समास है जिसमें दोस्तों आपका क्या हो? विशेषण और विशेष्य हो, यानी कि सिफत और मौसूफ हो। जैसे कि हम लोग लिखते हैं नील जी, नील कमल, ठीक है, और इसी तरह और भी लिख सकते हैं। तो अब एक चीज आपको यह समझा दूं, ये तो आपको मैंने बेसिक समझाया, लेकिन अगर कोई एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे हमने लिख दिया क्या? हमने लिख दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो। जैसे हम लोग लिख दें दिनों दिन, तो एक ही शब्द क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हमने लिख दिया रातों रात, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे दोस्तों यहां पर जो आया है, क्या आया है यहां पर? तो यहां पर आया है साथ साथ, क्या आया है शब्द यहां पर? तो यहां पर आया है साथ साथ, तो बीच में आपका योजक चिन्ह है। तो आप कहिएगा सर आप बताएं कि जिसमें योजक चिन्ह हो तो आपका द्वंद्व समास? जी नहीं, द्वंद्व समास के लिए एक ये है कि बीच में योजक चिन्ह हो और दोनों आपस में विलोम हो, एक दूसरे का ऑपोजिट हो। इसलिए साथ साथ दोनों एक दूसरे का विलोम नहीं है, इसलिए यह द्वंद्व समास नहीं होगा। जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो तो याद रखिएगा उस समास को कहते हैं अव्यय भाव समास। कौन सा समास कहते हैं? अव्यय भाव समास। याद रख लीजिएगा, जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो या किसी समास का पहला पद जो है उपसर्ग हो यानी साबका हो, तो अव्यय भाव समास, या फिर यह बोलते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो यानी प्रथम पद प्रधान हो, तो वो कौन सा समास? अव्यय भाव समास। तो दिनों दिन, रातों रात, साथ साथ, ये सब क्या हो जाएगा आपका? अव्यय भाव समास। तो यही क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा गया है कि ये बताइए कि साथ साथ में समास का नाम क्या होगा? तो ये आपका होगा अव्यय भाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित को उर्दू में कहते हैं खत कशीदा अल्फाज। क्या कहते हैं? खत कशीदा। खत कशीदा का मतलब यह हुआ कि खत का मतलब हुआ लाइन, तो यहां पे देखिएगा शीघ्र के नीचे लाइन खींची हुई है, तो इसी को बताना है कि शीघ्र का मतलब क्या होगा व्याकरण के दृष्टिकोण से। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है और प्रीविशेषण है। जे आपका 133 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह कहा जा रहा है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम विशेषण तो उसको कहते हैं कि जिसके अंदर किसी चीज का क्या हो, विशेषता बताई जा रही हो। यहां पर दोस्तों विशेषता तो नहीं बताई, जैसे हम कहते हैं काली टोपी, जी क्या कहते हैं दुर्लभ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, तब होता विशेषण, तो इसलिए ये तो विशेषण नहीं होगा। क्रिया का मतलब होता है फेल, तो हो जाएगा ये फेल है, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, प्रीविशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषण की विशेषता बता रहा हो। क्रिया विशेषण का मतलब जिसको कहते हैं मुताल्लिक फेल। क्या कहते हैं? मुताल्लिक फेल। मतलब यह हुआ कि क्रिया का मतलब हुआ फेल और विशेषण का मतलब कि एक फेल की विशेषता बता रहा है। जैसे वो मेरे पास दौड़ते हुए आया, तो यहां पर दोस्तों दौड़ते हुए आना तो एक क्रिया हुआ, उसकी विशेषता है दौड़ते हुए। मैंने उसको देखा भागते हुए, तो देखना एक क्रिया है, लेकिन भागता हुआ वो क्रिया का विशेषण है। तो इसी तरह वो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन कब होगा? बहुत दिनों के बाद तो नहीं। कह रहे हैं कि शीघ्र हो जाएगा, तो शीघ्र के जरिया जी हो जाने का विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब कि किसी फेल की विशेषता को जब बताई जाती है तो उसी को कहते हैं क्रिया विशेषण। तो आज हमने आपको 4 पैराग्राफ हल करके बताए हैं, कैसे हल करना है। आप याद रखिए, आप अगर ऐसा होता तो किसी बहुत बड़े संस्थान में जाके आपको सफलता मिल जाती, तो दुनिया में कितने भी मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, एक संस्थान में अपने बच्चे को एडमिशन करा देते, करोड़ों रुपया दे देते, और उसी दिन इस बात की एक जमानत मिल जाती कि मेरा बच्चा सफल हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा आपको भी पता चल जाता कि फला संस्था हमको सफलता दिला देगी, तो आप भी अपना जमीन जगह जेवर बेच के उसमें एडमिशन ले लेते और वहां से आप सफलता मिल जाती। पता चला कि कोई भी संस्थान, कोई भी टीचर आपको सफलता नहीं दिलाएगा, बल्कि सफलता आपको एक ही चीज दिला सकता है, वह आपके अंदर का ज़मीर, आपके अंदर का जिज्ञासा, यही चीज आपको सफलता दिला सकती है। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, हम सभी लोग जितने लोग पढ़ाते हैं अपने अपने तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेहनत तो आपको करना है, एग्जाम तो फाइट आपको करना है। आपने देखा होगा एक कोच जी पूरे विश्व के नामी ग्रामी के प्लेयर में आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, उनके जो कोच होते हैं, कभी ऐसा आपने सोचा कि अरे भाई इसका कोच इससे ज्यादा नाम क्यों नहीं कमा सकता है? तो पता ही चला कोच सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन मैदान में जो फाइट करेगा वही सफल होगा। सबके कोच अच्छे अच्छे हैं, है ना, लेकिन याद रखिए फाइट तो आपको करना है। इसलिए हमने आपको बताया है जो तरीका, उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन आंसर को हल कीजिएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले बच्चे ये करते हैं कि भाई इतना अपने आप को नर्वस कर लेते हैं, इतनी सारी बातचीत कर लेते हैं, गपास्टिंग, वो यहीं से अपना रिश्ता नाता दोस्ती यारी जोड़ने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड तुम पहुंच गए। याद रखो मेरे भाई, जब आप सफल हो जाओगे ना, उसके बाद आपकी जिंदगी जब स्कूल में कॉलेज में जुड़ेगी तो वहां आपके एक नए फ्रेंड मिल जाएंगे। अगर आप सफल नहीं होगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जैसे आपके कॉलेज के दोस्त, आपके मैट्रिक के दोस्त, इंटर के दोस्त, वो आप आपको नहीं पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए सब अपने अपने लग जाते हैं। ये दोस्ती यारी के चक्कर में छोड़कर आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन पहले अपने आप को इतना नर्वस कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ आया हूं, टाइम कैसे मैनेजमेंट होगा, इस बात का ध्यान न रहकर, इसलिए वो एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए याद रखिए, अच्छी रणनीति के तहत अब यहां पर कोई भी नया टॉपिक आप शुरू नहीं कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए
और अपने आप पर हौसला रखिए। जो मास्टर नोट्स ने दिया है उसको भी मुताला करें और उसके बाद इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और अब दोस्तों आपसे जुदा होते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप लोगों का मैं देखता हूं, अगर नहीं होगा तो कल सुबह भी एक मॉर्निंग में क्लास लूंगा, क्योंकि टाइम कम है, तो कल सुबह में उर्दू वाला जो है आपका क्लास लूंगा, यूट्यूब पर ही लूंगा, सारे लोगों को मिल जाएगा। मेहनत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, है ना। मैं अपनी जिंदगी का लाइफ का आपको अनुभव भी बहुत सारी बातें बता चुका हूं, इसलिए आप मेहनत कीजिए। आप इतनी खामोशी से शिद्दत से तैयारी करो कि जब आपका रिजल्ट हो ना तो लोग आपको डिबिया चराग से खोजें, डिबिया कहते हैं अपने भाषा में, चराग से खोजे, अरे फला आदमी कामयाब हो गया, फला आदमी पढ़ रहा था, उसका जमीर अंदर से झिझोन दे कि अरे ये आदमी घर में बंद होकर पढ़ रहा था जी, और पता चला कि आप पढ़ तो नहीं रहे, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, तो फिर उससे सफलता नहीं मिलेगी। हमारी दुआएं हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए। आप बाबरकत वाला महीना है, रमजान आने वाला है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।